गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, ओके, यानी एसी सर्किट्स का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, विच इज एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, एलसी ऑसिलेशंस के बाद हम लोग सीरीज एंड पैरेलल, ओके, रेजोनेंस सर्किट्स देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एनीवे, टू स्टार्ट विद एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस का मतलब क्या है? ओके, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। ओके, हम लोग बोलेंगे जो इंडक्टर है इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो कैपेसिटर है it stores the energy in the form of electric field. Okay, now to start with capacitor, okay, let us say there is a capacitor, a parallel plate capacitor, okay, जिसको मैंने एक सेल कनेक्ट किया है। okay, अब मैं चाहता हूं आप लोगों ने एकदम ध्यान से सुनना है। यहां पे मैं डीसी दिखा रहा हूं, आप एसी भी दिखा सकते हो। ठीक है, यस, यानी ये सेल के जगह पे आप एक एसी सोर्स भी दिखा सकते हो। अब हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मली जो करंट फ्लो होता है वो कैसा होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी यहां पे जो कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, लेट अस से ये जो कन्वेंशनल करंट है वो क्या है, आई है। रियल में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे फ्लो होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, एनीवे, जब कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का काम क्या है, वो अपने ऊपर एक चार्ज डेवलप करता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ओके, वो एनर्जी जो है, ओके, इट स्टार्ट स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो जब ये कन्वेंशनल करंट आई फ्लो होगा, ओके, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर खुद को चार्ज करना चालू करता है। एक जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एक तो एयर रहेगा या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों को यहां डाउट आ रहा होगा कि सर एग्जैक्टली इसमें से करंट फ्लो कैसे होगा, क्योंकि ये जो गैप है, ये गैप में से एक्चुअली कुछ कंडक्शन नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक पार्ट सिखाया हुआ है, ओके, और उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो वो लेक्चर एक बार आप अच्छे से देख लो, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है वो एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो। ओके, यस, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट में आपको समझेगा कि भले ही यहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, स्टिल हम लोग बोलते हैं, ओके, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, ओके, ये जो करंट आए है, ओके, इट कंटिन्यूज टू फ्लो, भले ही यहां पे एयर रहे या कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम रहे। ओके, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके, ये जो सर्किट है इसमें से करंट आए फ्लो होते रहेगा। ओके, एनीवे, अभी डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट अस से एक बैटरी है जिसको मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया है। ओके, अब जैसे करंट फ्लो होते रहेगा कैपेसिटर खुद को चार्ज करते रहेगा, लेकिन कैपेसिटर का भी हम लोग बोलते हैं एक मैक्सिमम लिमिट होता है एट अ गिवन वोल्टेज। ओके, लेट अस से जो हम लोगों ने वोल्टेज यहां पे अप्लाई किया, ये दो पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं। जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल द्वारा क्रिएट हो रहा है, ईएमएफ बोलने की जगह पे मैं बोलूंगा जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स है, लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको मैंने वी बोल दिया। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, सो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ओके, हम लोगों ने कैपेसिटर कनेक्ट किया है। ओके, और उसको जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, वी। तो बोलने का मतलब क्या है, वी ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ओके, हम लोग बोलेंगे एट अ गिवन वोल्टेज वी, ओके, जो उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी व्हाट, क्यू नॉट। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? इसका एग्जांपल ऐसा लूंगा मैं, लेट अस से जो कैपेसिटेंस है इट इज ऑफ 6 माइक्रोफैराड। ओके, और यू कैन से 6 into 10 to the power -6 फैराड। जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस उसको अप्लाई किया हुआ है। ओके, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, लेट अस से इट इज 10 वोल्ट। ओके, तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा Q, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये V इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो Q विल बी इक्वल टू C इंटू V, दैट इज 6 into 10 to the power -6 इंटू V, विच इज व्हाट, 10 वोल्ट। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी 60 into 10 to the power -6। ओके, यहां पे क्या आएगा, जो चार्ज रहेगा दैट विल बी, ओके, 60 into 10 raised to -6 कूलम, और यू कैन से 60 माइक्रो कूलम। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट एज क्यू नॉट। ये आपको आया समझ में? अभी आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से रखोगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये पॉजिटिव प्लेट है
उस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज डेवलप हुआ है और नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू नॉट चार्ज डेवलप हुआ है। इज दिस क्लियर? ओके, ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, यानी अभी ये हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना, दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यस, तो आप ऐसे बोल सकते हो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V है और जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या है? V है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होने की वजह से क्या हो गया, तो हम लोग बोलेंगे यहां पे कुछ ऐसा तैयार हो गया, मैंने दो सेल कनेक्ट किए हैं लाइक दिस, और जो दोनों सेल है उनका जो EMF है वो इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे अगर मैंने सर्किट ऐसा कनेक्ट किया हुआ जहां पे पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दोनों जो सेल है ओके उसका रेटिंग सेम है, दोनों का EMF रेटिंग सेम है, ऐसे इसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। ओके, यस, तो यहां पे ये सर्किट में क्या होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी जीरो करंट। ओके, तो सेम केस हम लोग बोलते हैं कि व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड विद अ चार्ज Q नॉट, ओके, हम लोग बोलेंगे इसके आगे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये आपको पता होगा फॉर्मूला, वेयर C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज डेवलप्ड ओके बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। ये आपको आ रहा है समझ में? अब ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं लेट अस से C का वैल्यू अगर मैं Q नॉट अपॉन V डाल देता हूं तो ये हाफ एज इट इज रहेगा, आपके पास रहेगा Q नॉट अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो एक V और एक स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रहेगा एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ Q नॉट इंटू V। लेट अस से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, C को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया एज Q नॉट अपॉन V। अब यहां पे एक और फॉर्म है। ओके, लेट अस से अगर मैं बोलता हूं C को वैसे ही रहने देते हैं, ओके, जो हमारा V है अगर इसको मैं रीअरेंज करता हूं, लेट अस से V को मैंने C के जगह पे ले लिया तो मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन C। तो ये V को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? ओके, लेट अस से V जो है हमारा उसको Q नॉट अपॉन C डाल देता हूं। ओके, सो एनर्जी E इज इक्वल टू व्हाट? हाफ C इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा Q नॉट अपॉन C द होल स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू C इंटू Q नॉट स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये C और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C। ओके, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द एनर्जी ओके दैट इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर और दिस इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। कैसे? तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से यहां पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा लाइक दिस बाय द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके उसका वैल्यू क्या रहेगा या उसके एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा? ओके, दैट विल बी एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहिए तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो UE। ओके, क्योंकि कैपिटल E जो है हम लोग बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी क्या है? सिंबल है। ठीक है, तो एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C। ये क्लियर है? यहां तक आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे से कॉपी करना है। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक चालू होगा विच इज व्हाट? LC ऑसिलेशंस। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कैपेसिटर का पार्ट देखा है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला उन्होंने पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्टली स्टेट कर दिया। ओके, लेकिन ये सब भी आपको समझना क्या है? इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बात है, आपके टेक्स्ट बुक में बोला हुआ है कि जो कैपेसिटर हम लोग फुली चार्ज कर रहे हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ AC, वो भी कर सकते हो आप। ओके, विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी आप क्या कर सकते हो? ओके, इसको पूरी तरह Q नॉट पे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस। ओके ओके, तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला ओके डिराइव किया था, दैट वाज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज गिवन बाय व्हाट? हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स है तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं आपको पहले तो एक बात बोलूंगा कि आपने एक ही डायग्राम पे फोकस करना है। जब मैं एक पर्टिकुलर केस सिखाऊंगा आप लोगों ने वो पर्टिकुलर डायग्राम पे फोकस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस देखते हैं। तो
तो जो कैपेसिटर को हम लोगों ने Q0 वैल्यू पे कंप्लीटली चार्ज किया था, ओके, विद द हेल्प ऑफ एन ईएमएफ सोर्स, वो कैपेसिटर को मैंने क्या किया, वहां से डिस्कनेक्ट किया, कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया और मैंने उसको एक इंडक्टर कॉइल के साथ कनेक्ट किया। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, एलसी ऑसिलेशंस। तो एल स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंडक्टर कॉइल, ये ध्यान में रखो। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपका एलसी सर्किट हो गया, ओके। इनिशियली मैं बोलता हूं कि ये जो की है, आप ये देख सक रहे हो, ये की को मैंने क्या किया हुआ है, ओपन रखा हुआ है, ठीक है। अब जब की को ओपन रखा हुआ है तो आपको एक बात ध्यान से समझना चाहिए, इफ द की इज ओपन तो ये सर्किट क्या है, इट इज इनकम्प्लीट। तो इसमें से कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0, ओके, यस, द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड और वो चार्ज का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, Q0। एक साइड पे ऊपर हम लोगों ने प्लस चार्ज दिखाया हुआ है, एक साइड पे माइनस चार्ज दिखाया हुआ है। और ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या है, दीज आर नथिंग बट, ओके, वी आर ट्राइंग टू शो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, आप बोलोगे सर जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, तो आपने पॉजिटिव चार्ज भी अंदर बताया था और नेगेटिव चार्ज भी अंदर बताया था, ठीक है। यहां पे आप बाहर क्यों दिखा रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं है, ओके, आप उसको अंदर भी दिखा सकते हो, बाहर भी दिखा सकते हो, ओके। बस अंदर जब हम लोग दिखाते हैं ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस हम लोग दिखाते हैं, कभी कभी वो ये साइंस के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसलिए अभी मैंने ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, फॉर द कन्वीनियंस सेक मैंने ऊपर दिखाया और नेगेटिव चार्ज भी बाहर दिखाया। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। एनीवे, तो जो हमारा पहला केस है दैट इज कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, ओके, नो करंट इज फ्लोइंग एट टाइम टी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, electric field is maximum, but the magnetic field that is produced by the inductor coil, it is what, 0। ये आपको पता होना चाहिए, ओके, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, phi is equal to L into I, okay, the magnetic flux that is created by, okay, an inductor coil, okay, is given by what, okay, phi is equal to L into I। अब आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, whenever current flows through an inductor coil, okay, yes, जो भी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो खुद भी है। तो हम लोग बोलते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेम कॉइल इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू L इंटू I। ये क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे इनिशियली जो फ्लक्स का वैल्यू है वो भी क्या है, 0 है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो की है ना, इसको क्लोज करते हैं। जब की को क्लोज करोगा ना, तब आपका टाइम इंटरवल स्टार्ट होना या काउंट होना स्टार्ट होता है। तो इनिशियली t इक्वल टू 0 है, जैसे ही की क्लोज किया हम लोग टाइम भी काउंट करना चालू करेंगे या मेजर करना चालू करेंगे। ये क्लियर है। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही की क्लोज किया, ओके, यस, जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना चालू होता है। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो हम लोग बोलते हैं करंट कहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ओके। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एक कन्वेंशनल करंट है वो सेट हो जाता है लाइक दिस। और जब वो कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है तो हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है। तो इसलिए आप डायग्राम में देख सकते हो, यहां पे जो प्लस साइंस है, यानी पॉजिटिव चार्ज है वो भी कम हो गए और नेगेटिव चार्ज भी जो है वो भी कम हो गए। ये आपको आ रहा है समझ में। अब जैसे ही करंट I फ्लो होता है, तो अगर आप ये कॉइल को ध्यान से देखोगे, इसमें से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है लाइक दिस, ओके। देखो ये मैंने एरो भी बताया मैं। तो आपका जो करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, ओके। तो ये एक तरह का सोलेनॉइड कॉइल जैसा है, जो इंडक्टर कॉइल है ना, ओके, यस। तो जब करंट इस तरह से फ्लो होता है तो बाय राइट हैंड रूल हम लोग बोलेंगे जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, ओके, थंब ऊपर की तरफ है, नहीं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया हुआ है, ओके, नॉर्थ से साउथ, ये क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। यहां पे भी देखो नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये केस में हम लोग बोलेंगे द कैपेसिटर इज नाउ पार्शियली चार्ज, उसमें का कुछ चार्ज डिस्चार्ज हो गया, ओके। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले के केस में क्या था, वो मैक्सिमम था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, उसकी वैल्यू बीच की वैल्यू हो गई है, तो इंटरमीडिएट हो गई है। मैक्सिमम एंड 0 के बीच की वैल्यू है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा इंटरमीडिएट। और जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू L इंटू I। वो फ्लक्स की भी वैल्यू क्या है, इट इज इंटरमीडिएट। ये आपको आ रहा है समझ में। थर्ड डायग्राम पे जाते हैं।
हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, कैपेसिटर जो है वो पूरी तरह क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। कैपेसिटर क्या हो गया है, पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया है। जो टाइम पे वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो रहा है, दैट टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, लेट अस से t। एक टाइम इंटरवल मैंने t लिया जिसको मैं खुद t बोल रहा हूं, सो स्मॉल t इज इक्वल टू व्हाट, t बोल दिया। ओके, या आपको चाहिए तो उसको आप t डैश बोल सकते हो। ये टाइम इंटरवल पे आपका कैपेसिटर जस्ट पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया है, और वही टाइम इंटरवल पे हम लोग करंट का वैल्यू मेजर करते हैं, और वो करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। और वो जो मैक्सिमम करंट है, मैंने I यहां पे ऊपर लिखा हुआ है, वापस एक बार अच्छे से लिखता हूं, I विच इज इक्वल टू I max, ओके, विच इज नथिंग बट इक्वल टू I नॉट। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो फ्लक्स है एसोसिएटेड विद द कॉइल, वो भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। फाई इज नथिंग बट फाई मैक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, L इंटू I नॉट। ये आपको क्लियर है? ओके, अच्छा, आपको ये बात भी समझना है कि फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है, ओके, उसके कारण क्या हो गया है, मैंने यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा बताया, उसके लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा ड्रॉ किए मैं। अगेन दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ओके, यहां पे भी नॉर्थ टू साउथ। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये जो तीन डायग्राम में है ना, मैं बोलूंगा फ्लक्स जीरो था, जीरो से बढ़ के फाई हो गया, फाई से बढ़ के आप ऐसे बोल सकते हो फाई नॉट हो गया। फाई नॉट यानी क्या, मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, और आप बोलोगे सर अगर यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या यहां पे बैक ईएमएफ नहीं होना चाहिए? बिकॉज बाय लेंस लॉ E इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। बिल्कुल, हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ रहता है, ओके, लेकिन वो जो बैक ईएमएफ है, ओके, उसका वैल्यू बहुत कम रहता है। तो वो बैक ईएमएफ का इतना वैल्यू नहीं है कि जो आपका करंट आई फ्लो हो रहा है उसको वो अपोज कर सके। हाँ, डेफिनेटली वो करंट आई को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। समझ में आ रहा है आपको? करंट आई को कंट्रोल में रखता है यानी क्या, तो जब आप ये की के को क्लोज करोगे ना, करंट का वैल्यू एकदम से शूट अप नहीं होता है। करंट का वैल्यू क्या होता है, ग्रेजुअली बढ़ता है। और वो ग्रेजुअली क्यों बढ़ रहा है, तो यहां पे जो बैक ईएमएफ क्रिएट हो रहा है ना, ओके, वो बैक ईएमएफ क्या करता है, ओरिजिनल करंट को बोलता है कि भाई बढ़ तू, लेकिन धीरे बढ़, यानी एक तरह से उसको अपोज करता है। ओके, यस। तो अगर मैं ये पहले तीन डायग्राम्स को अगर देखूं तो मैं बोलूंगा करंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकालू अगर, ओके, ये आपका करंट है और एक्स एक्सिस पे मैं टाइम दिखा रहा हूं, टी। ओके, चलिए तो पूरा लिख देता हूं। ओके, ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि जो पहला डायग्राम है वो आपको क्या बता रहा है, आपका करंट का वैल्यू क्या है, इट इज जीरो। दूसरा डायग्राम क्या बता रहा है कि करंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ओके, और तीसरा डायग्राम आपको ये बताएगा कि करंट एक मैक्सिमम वैल्यू पे रीच होगा, ओके, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट, आई नॉट। ओके, यस, इसको हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट। तो ये आपके पहले तीन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हुआ, ये आपका ग्राफ हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे जाते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड ग्राफ का कंडीशन था वो क्या था कि यहां पे जो फ्लक्स है वो आपका मैक्सिमम था, एंड एट टाइम इंटरवल टी आपका करंट भी मैक्सिमम हो चुका था और फ्लक्स भी क्या हो चुका था, मैक्सिमम। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि जो कैपेसिटर है वो बेचारा पूरी तरह क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। यानी अब वो आगे और कोई करंट सेंड कर सकता है क्या, या आई नॉट को हेल्प कर सकता है क्या? नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका मतलब आई नॉट का वैल्यू एकदम से गिर जाना चाहिए, बट हम लोग बोलते हैं ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस मौजूद है। सेल्फ इंडक्टेंस यानी क्या रहता है, तो हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज बेसिकली व्हाट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ओके, यस। अब ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, देखो, जो करंट ओरिजिनली आई नॉट फ्लो हो रहा है ना, वो करंट आई नॉट को वो एकदम से जीरो पे नहीं आने देता है। वो करंट आई नॉट को वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, ओके, और भले अगर उससे मेंटेन नहीं हो रहा है ना, तो एटलीस्ट उससे कम वैल्यू का करंट ये सर्किट में फ्लो होते रहेगा। फिर आप बोलोगे सर वो कैसे फ्लो होगा, तो एकदम सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो भी एनर्जी, ओके, हम लोग बोलते हैं कि देखो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था, और वह एनर्जी क्या था, यूई इज इक्वल टू वॉट, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी क्या हो गया, जीरो, और पूरा का पूरा जो एनर्जी है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एक तरह से स्टोर हो गया। एंड द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं यू भी बोल देता हूं, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, हाफ एल आई स्क्वायर, और यू कैन से हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी है ना, ओके,
वो एनर्जी सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, ओके, टू वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो गए, तो ये भी ध्यान से सुनना है, ओके। वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो गए, यानी आपका जो कन्वेंशनल करंट है वो ऐसे फ्लो होगा, और वो कन्वेंशनल करंट मैंने यहां पे दिखाया। मैं आपको समझ में आ रहा है क्या, ये जो मैक्सिमम एनर्जी, ओके, यहां पे स्टोर हुई है, अब वो एनर्जी को, ओके, सेल्फ इंडक्टेंस यूज करना चालू करेगा। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, वो एनर्जी को यूज करके यहां पे एक ईएमएफ सेट करेगा, ओके, यस। और वो ईएमएफ इस तरह से रहेगा कि जो कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, वो कैपेसिटर को उसने क्या किया, वापस चार्ज करना चालू कर दिया। लेकिन आप देखो अभी जो चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का, ओके, तो ये वाली प्लेट की नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और ऊपर वाले प्लेट पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, वो इधर जमा हो रहा है, और आपका कन्वेंशनल करंट ऐसा है, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा भी है कि जो कैपेसिटर है, नाउ इट इज इन द स्टेज ऑफ पार्शियल चार्जिंग। अब जब पार्शियल चार्जिंग के फेज में है तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले यहां पे 0 हो गया था, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ वैल्यू हो जाता है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैक्सिमम था वो अब क्या हो गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज नाउ इंटरमीडिएट, ठीक है। यानी अभी रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। यहां पे क्या हुआ, ये 3 इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होके मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, ओके। यानी यहां पे आप ऐसे बोल सकते हो एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई, और पूरी की पूरी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई, ओके, यस। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी वापस गेन होनी चालू हुई और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कम होने लगी। ये आपको आ रहा है समझ में। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप यहां पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी तरह क्या हो गया है, ओके, एक तरह से खत्म हो गया है, ओके, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह खत्म हो गया है, और जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया है, कंप्लीटली चार्ज हो गया है, ओके। इसका मतलब यहां पे हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड टू अ वैल्यू ऑफ क्यू नॉट, जो पहले उसकी वैल्यू थी। और हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम मैक्सिमम, बट यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या हो गया, इट बिकेम 0। यानी आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम मैक्सिमम, लेकिन फाई हैज बिकम व्हाट, 0। अब अगर मुझे ये ग्राफिकली बताना है तो पहले 3 डायग्राम को मैंने यहां तक बताया था, और इसके बाद भी यानी जब मैं 4th डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा अगेन, बट आई विल स्टार्ट विद द 3rd डायग्राम ओनली। कैसे वो आपको मैं बताता हूं। तो हम लोग बोलते हैं कि एट टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 आई का वैल्यू क्या था, 0। एट टाइम इंटरवल t इक्वल टू t डैश, यानी ये जो टाइम इंटरवल है t इक्वल टू t डैश, ओके, वी से द करंट इट बिकेम व्हाट, मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद भी अगले डायग्राम में आप देख सकते हो, ओके, कि ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, करंट का वैल्यू 0 नहीं हुआ, करंट का वैल्यू डेफिनेटली कम हुआ, लेकिन वो कम भी कैसे हुआ, ग्रेजुअली हुआ। मैंने आपको बोला था करंट का वैल्यू एकदम डिप नहीं होने वाला है 0 पे, ग्रेजुअली क्या होगा, कम होगा। और जब वो ग्रेजुअली कम होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे यस, पहली बात तो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, वो तो यहां पे 0 है, तो ये जो करंट है, ओके, जो कम भी हो रहा है, वो करंट भी फ्लो करने के लिए जो एनर्जी है वो कहां से यूटिलाइज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड से यूटिलाइज हो रही है। और हम लोग बोल रहे हैं इट इज बीइंग स्टोर्ड अगेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यस। तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे ग्राफ पे कि जो करंट है वो, ओके, फ्लो हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, ओके, कम हो रही है। और आप देखो डायरेक्शन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके, यस। इसलिए मैं इसको पॉजिटिव हाफ में ही दिखा रहा हूं करंट को, ओके। पॉजिटिव हाफ बोलने का मतलब क्या है, ये जो है ये ऊपर का पॉजिटिव रहेगा करंट, और नीचे का जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ओके, यस। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपका करंट का जो वैल्यू है यहां पे वो इंटरमीडिएट वैल्यू है, वो कहां पे भी हो सकता है, बिटवीन मैक्सिमम एंड 0। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो 5th डायग्राम है उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जो करंट है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स 0। और करंट जब 0 होता है, ओके, वो टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि जो चार्जिंग हो गई यहां पे वो मैक्सिमम हो गई है। यानी यहां पे अब हम लोग ऐसा बता रहे हैं कि आपका जो करंट है वो 0 पे पहुंच गया है, ओके। और ये जो आपका टाइम इंटरवल था टी डैश से लेके जब करंट आए 0 हो जाता है, वो भी जो टाइम इंटरवल है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, सेम,
टी डैश, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरह से एसी की अल्टरनेटिंग करंट की फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एकदम सिंपल है, ओके। जो आपका पहला डायग्राम है ना, उसका उल्टा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाई 0, ओके। लेकिन अभी आपका जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह चार्ज हो गया है, इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। तो ये जो फुली चार्ज कैपेसिटर है वो वापस क्या करेगा, इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, यानी अब जो करंट फ्लो होगा उसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। अब वो जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना चालू होगा। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0 था, ओके, यस। यहां पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, ओके, यस। लेकिन अगेन करंट एकदम से इंक्रीज नहीं होगा, क्यों, तो हम लोग बोलेंगे द चेंज इन फ्लक्स विल क्रिएट अ बैक ईएमएफ, जिसकी वजह से जो करंट है, अब देखो पहले इसमें वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, अब करंट कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो अभी वो नेगेटिव हाफ में बढ़ेगा, ओके। तो नेगेटिव हाफ में वो मैक्सिमम पे जाएगा, ओके। लेट अस से नेगेटिव हाफ का जो मैक्सिमम है वो यहां पे दिखा देता हूं मैं, दैट इज गोइंग टू बी माइनस आई नॉट, ओके। नेगेटिव हाफ के मैक्सिमम पे जाएगा। जब नेगेटिव हाफ के मैक्सिमम पे जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन ऐसा कोई तो भी स्टेज आएगा, ऐसा कोई तो भी स्टेज आएगा जहां पे करंट तो मैक्सिमम है, ओके, लेकिन कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया। मैं ये डायग्राम में कुछ चेंजेस बता देता हूं। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ओके, नाउ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग बोलेंगे ये आपका आई नॉट रहेगा, वो अब मैक्सिमम हो चुका है, और आपके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे मैं वो भी दिखा देता हूं। आई होप आप लोगों ने पहले वाले डायग्राम्स को नोट किया हुआ है, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगेन सेम स्टेज आ गया है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, ओके, इट हैज बिकम 0 और आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, यानी एनर्जी दैट वाज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंप्लीटली नाउ कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है ना, ओके, वो ये करंट, अब जो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस, वो करंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। हालांकि पूरा आई नॉट पे मेंटेन नहीं करता है, ओके, लेकिन हम लोग बोलेंगे धीरे धीरे, ओके, उससे कम वैल्यू का करंट सेंड करेगा, और वो करंट भी धीरे धीरे 0 पे आ जाएगा, ओके, यस। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि वो करंट जब 0 पे आएगा, ओके, तब हम लोग बोलेंगे वापस आपका कौन सा कंडीशन आ जाएगा, दिस वन, ओके, यस। बोलने का मतलब क्या है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह, ओके, खत्म हो जाएगा, वो टाइम पे जो ये करंट फ्लो हो रहा है अभी आपका आई, वो क्या करेगा, वो कैपेसिटर को वापस पूरी तरह चार्ज कर देगा, ओके, यानी वापस हम लोग जो इनिशियल स्टेज है उस पे आ जाएंगे। और जब वो कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज कर देगा, ओके, वो टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ओके, वो करंट आई का वैल्यू वापस क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो बेसिकली आई का वैल्यू तो 0 हो गया है, आई का वैल्यू 0 हो गया है, और कैपेसिटर जो है वो पूरी तरह चार्ज हो गया है, ओके, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया है, आई का वैल्यू 0 हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एसोसिएटेड विद द इंडक्टर कॉइल, वो भी क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। यानी ये वाला जो केस है ये आपका शायद 6th या 7th डायग्राम है, ओके। ये 6th या 7th डायग्राम जो भी है आपका, वो आपके फर्स्ट डायग्राम के साथ क्या हो रहा है, वापस मैच हो रहा है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, अगली साइकिल चालू होगी। ये जो फुली चार्ज कैपेसिटर है, अगेन इट विल स्टार्ट, ओके, फ्लोइंग द करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी अभी ये साइकिल वापस चालू हो जाएगी, ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये आगे ऐसे चलते रहेगी, ओके। तो आगे की साइकिल्स नहीं बना रहा हूं मैं। अब इसको एलसी ऑसिलेशंस क्यों बोलते हैं, तो एकदम सिंपल है कि यहां पे जो ये करंट जनरेट कर रहा है, ओके, वो करंट कैसे जनरेट कर रहा है, इट इज ऑफ द एसी फॉर्म, साइनसॉइडल फॉर्म। तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, ओके, हम लोग बोल रहे हैं वो करंट का वैल्यू 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से नेगेटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम से 0, एक तरह से ऑसिलेट हो रहा है, ओके। इसके पीछे एक और लॉजिक है, इसको हम लोग एलसी ऑसिलेशंस क्यों बोलते हैं। तो आप यहां पे अगर पहले डायग्राम से आखिरी डायग्राम तक जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा, ओके, यस। ये जो पूरा साइकिल है एक एसी का, उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं,
और हर एक पार्ट को कंप्लीट होने को जो टाइम लगता है उसको टी डैश बोलते हैं हम लोग। तो 1 टी डैश, 2 टी डैश, 3 टी डैश, 4 टी डैश, उसमें आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो कैन आई से बेसिकली टी डैश इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू टी बाई 4, यानी इट इज 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। ये क्लियर है आपको? अब ध्यान से आपने ये भी सुनना है, ओके, कि इसको एलसी ऑसिलेशंस हम लोग क्यों बोल रहे हैं, ये आपको यहां पे पता चलेगा। इन 1 टी बाई 4, ओके, द एनर्जी दैट वाज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, कंप्लीटली गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई, या एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इन नेक्स्ट टी डैश, यानी नेक्स्ट टी बाई 4, energy that was stored in magnetic field again got converted into electrical energy which actually charged the capacitor। लेकिन जब अभी कैपेसिटर चार्ज होता है यहां पे, तो हम लोग बोलते हैं अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज होता है। इन द नेक्स्ट हाफ हम लोग क्या बोलेंगे वापस, द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर दैट इज एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। और फिर वापस ये प्रोसेस एक बार होता है, एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपकी ये एक साइकिल कंप्लीट होती है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, यहां पे बार बार, ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यस। और ऐसे जब प्रोसेस 2 बार होता है तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एलसी ऑसिलेशंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आपने क्या करना है, मुझे पूछना है। ओके, आई होप आप लोगों को एलसी ऑसिलेशंस के जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ रेजोनेंस सर्किट्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक रेजोनेंस भी बोलते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में हम लोग बोलेंगे 2 टाइप है। पहला जो है हम लोग बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है इसको हम लोग एलसीआर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है, यस। अब एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, तो एकदम सिंपल है। लेट अस से एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। इनको हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसी सोर्स हम लोगों ने यहां पे अप्लाई करके रखा हुआ है। एसी सोर्स जो है, ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यस। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग बोलते हैं कि जो करंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाता है, ओके। देखो मैं आपको एकदम सिंपल बात बताता हूं, ये जो शब्द है रेजोनेंस, ओके, ये हम लोगों ने, ओके, जो हमारे प्रीवियस टॉपिक है उसमें सीखा हुआ है, ओके, स्पेशली जो स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक है उसमें हम लोगों ने ये सीखा हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली इज रेजोनेंस? तो हम लोग बोलते हैं व्हेन द एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इट मैचेस, ओके। ऐसे केस में जो भी आउटपुट रहेगा, ओके, या वाइब्रेशन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे, ओके। तो ये केस में हम लोग बोलते हैं कि रेजोनेंस के टाइम पे, ओके, जो आउटपुट रहेगा, आउटपुट यानी क्या, तो जो करंट रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे? तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मैं ओवरऑल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट देखूं, लेट अस से इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, ओके, यस, और हम लोग बोलेंगे कि जो ईएमएफ हम लोगों ने अप्लाई किया है दैट इज व्हाट, ई। तो जो मैक्सिमम ईएमएफ है वो हम लोग बोलेंगे इट इज ई नॉट। मैक्सिमम करंट जो है वो रहेगा आई नॉट, एंड आई नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, ई नॉट अपॉन जेड। सिमिलरली मैं बोलूंगा एट एनी इंस्टेंस जो आई रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, ई अपॉन जेड। ये क्लियर है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि जो जेड है इंपीडेंस, इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। दैट फॉर्मूला वाज, ओके, इट वाज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर, अगर आपको याद रहेगा, ओके, यस। तो इंपीडेंस ऑफ अ एलसीआर सर्किट यानी टोटल अपोजिशन इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल द होल स्क्वायर। एक्सएल is nothing but equal to omega into L. Omega is called as what? We say it is angular frequency. That is equal to 2 pi f into L, where f is the frequency of, okay, AC source. ये आपको ध्यान में रखना है। जो XC है, XL को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। That is nothing but equal to 1 upon omega C, which is nothing but equal to 1 upon 2 pi f into C. अब देखो, अगर
मुझे करंट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। ओके अगर मैं ये रिलेशन को देखता हूं जनरल रिलेशन को, तो हम लोग बोलेंगे I और Z ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके तो करंट कब मैक्सिमम होगा? ओके व्हेन द इंपीडेंस इज मिनिमम। ओके आई होप यू आर गेटिंग दिस। और करंट मैक्सिमम तब होगा जब इंपीडेंस मिनिमम होगा। इंपीडेंस मिनिमम कब होगा? तो हम लोग बोलेंगे जब ये वाला ब्रैकेट जो है इट विल बिकम व्हाट? 0। ओके अब ये ब्रैकेट 0 कैसे होगा? तो एकदम सिंपल है, व्हेन एक्सएल इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? एक्सी। दैट इज, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ, एक्सएल क्या इट इज 2 पाई एफ एल, एक्सी क्या इट इज 1/2 पाई एफ इंटू सी। ओके इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1 okay 2 pi into 2 pi, this is going to be 4 pi square L into C. That is f is nothing but equal to under root of 1/4 pi square LC. okay वो हो जाएगा आपका under root of 1 is 1, 4 pi square का under root आपने किया तो वो 2 pi है, and this will be under root of L into C. This is the condition for the resonance frequency. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके और ये रेजोनेंस कंडीशन पे अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ओमेगा आर विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई एफ इंटू आर, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई इंटू एफ आर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस पे हम लोग बोलेंगे, यहां पे हम लोग डाल देते हैं तो ये कितना वैल्यू? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ये ओमेगा आर जो आपका रहेगा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओके वी से XL becomes equal to SC. ओके आप यहां पे वैल्यूज डाल के देखो, XL और XC का वैल्यू सेम आएगा। XL और XC का वैल्यू जब सेम आएगा तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 0। आप बोलोगे आपका इंपीडेंस क्या हो जाएगा? इट विल बिकम मिनिमम, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट? R। अगर आपका इंपीडेंस मिनिमम हो गया ओके तो ऐसे इसमें आपका करंट क्या हो जाएगा? इट विल बिकम मैक्सिमम, यानी द वैल्यू ऑफ I at any instant it becomes what? maximum. ओके इनफैक्ट आप ये रिलेशन भी बोल सकते हो, आपका I नॉट है, I नॉट पहले से ही मैक्सिमम रहता है, लेकिन अगर इंपीडेंस मिनिमम हो गया I नॉट का भी वैल्यू बढ़ जाता है AC में। I नॉट मैक्सिमम इज ऑल्सो फॉर द केस ऑफ Z मिनिमम। ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा अब इसका ग्राफ कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है। ओके मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक्स ओपन करना है। ओके तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, ये हमारा करंट I है AC करंट, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी 0 से बढ़ते जाती है ओके करंट का वैल्यू भी बढ़ते जाता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट मैक्सिमम हो जाता है। नाउ दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज FR, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। इसके आगे आप अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो करंट का वैल्यू वापस क्या होने लगता है? घटने लगता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके अच्छा अब ऐसा जो आपका सर्किट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं? तो लेट अस से अगर मैं ये जो आपका सप्लाई है इसमें n नंबर ऑफ AC करंट्स क्या कर रहा हूं? अलाउ कर रहा हूं, तो बाकी के जो फ्रीक्वेंसी के जो करंट है ना वो ज्यादा फ्लो नहीं होंगे। ओके सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ओके हमें करंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। ओके मैं चाहता हूं आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 301 पे जाना है। ओके प्लीज सी I naught is equal to E naught upon Z, which is equal to E naught upon R. It is maximum. 301 के लास्ट में देखना है। This condition of LCR circuit is called as resonance condition, and the frequency is called as series resonant frequency. ये जो है आपका it is series resonant frequency. Okay. At omega equal to omega R. Omega R यानी क्या है? Which is equal to 2 pi FR. Okay. We say the maximum value of peak current I naught ओके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो हमने पहले भी बोला था कि जो आई नॉट है हमारा ओके वो और जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके सो वी से फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ आर आई नॉट इज लार्ज, द वेरिएशन ऑफ द आरएमएस करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज एज शोन इन द ग्राफ। ओके अगर आप ये ग्राफ देखोगे ओके तो ये आपका आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज आरएमएस करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके और इसमें हम लोग बोलते हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी
या द इनपुट फ्रीक्वेंसी इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो करंट का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स मैक्सिमम। बोलने का मतलब ये जो एसी है, ये एसी में अगर हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं वो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी और जो सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो जब मैच हो जाता है, इमीडिएटली सर्किट में करंट क्या हो जाता है, इट बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद आपने क्या देखना है, दिस सर्किट एट रेजोनेंट कंडीशन इज वेरी यूजफुल फॉर रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स फॉर ट्यूनिंग द सिग्नल फ्रॉम अ डिजायर्ड ट्रांसमिशन स्टेशन। ओके, अब ये सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, एनीवे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट ऑकर्स एट द कंडीशन व्हेन XL इज इक्वल टू XC। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, व्हेन XL इज इक्वल टू XC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी ये हम लोगों ने देख लिया। करंट हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट दिस फ्रीक्वेंसी, हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस आपका मिनिमम रहता है, करंट क्या रहता है, इट इज मैक्सिमम। ओके, और ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फेड टू इट, यानी ये जो सप्लाई है इसमें आप अगर n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रहे हो, ओके, वी से it accepts only one frequency FR and the other frequencies get rejected. The current is maximum for this frequency and hence it is called as acceptor circuit. अब ये जो सर्किट है, ओके, इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं रेडियो में होता है। रेडियो में जो सिग्नल कैच करते हैं, ओके, वो सिग्नल क्या करता है, एंटीना के अंदर एक करंट प्रोड्यूस करता है, और यदि वो करंट का फ्रीक्वेंसी, ओके, वो करंट का फ्रीक्वेंसी और जो रेडियो का ट्यून फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैच हो गया तो इमीडिएटली वो करंट क्या हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, इट बिकम्स मैक्सिमम। वहां पे रेजोनेंस का कंडीशन आ जाता है, और जब वो रेजोनेंस का कंडीशन आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ओके, वो एक्सेप्ट हो जाता है एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड सिग्नल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है। अपनी ये जो पार्ट है वो क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, ओके, ये हमारा एक्सेप्टर सर्किट था, इसके बाद हम लोग रिजेक्टर सर्किट देखने वाले हैं। ओके, रिजेक्टर सर्किट जो है दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर्स के। ओके, यस, प्लीज कॉपी दिस। ओके, अब जो नेक्स्ट सर्किट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, ओके, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये तीन कंपोनेंट्स हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है, ओके, उसमें हम लोग बोलेंगे एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इंडक्टर और कैपेसिटर इनको हम लोगों ने पैरेलल में लगाया हुआ है। ओके, इसका इंडक्टेंस L है, इसका कैपेसिटेंस C है, और इसको हम लोग एक EMF सोर्स लगा रहे हैं। ओके, AC सोर्स लगा रहे हैं, और उसका जो EMF इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेट अस से इसमें से जो करंट जा रहा है दैट इज I, और वो करंट जो है I वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा एज IL, और यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट विल बी IC। ओके, देखो हम लोगों को पता है कि फॉर अ प्योर कंडक्टर, सॉरी देखो हम लोगों को पता है फॉर प्योर इंडक्टर, ओके, जो EMF रहता है, ओके, वो लीड करता है और जो करंट रहता है वो लैग करता है, एंड इट इज लैगिंग बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। तो मैं बोलूंगा जो IL रहेगा उसका इक्वेशन रहेगा I नॉट साइन ऑफ, अब यहां पे अगर ओमेगा टी है तो इधर हम लोग बताएंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, तो ये आपका बन जाता है दिस इज नथिंग बट I नॉट। ओके, इसको मैं माइनस साइन यहाँ पे लगा देता हूँ, और बैलेंस करने के लिए पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख देता हूँ, विच इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपका IL का वैल्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ओके, लेट अस टॉक अबाउट IC। ओके, IC के केस में मैं बोलूँगा इट विल बी I नॉट, ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ओके, जो करंट है वो क्या करता है, लीड करता है, ओके, एज कंपेयर टू व्हाट, EMF। तो ये हमारा बन जाएगा दिस विल बी I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज गोइंग टू बी व्हाट, कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ये जो दो इक्वेशन मिले, ओके, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे
कि आपका ये जो माइनस साइन, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहां पे जो आई नॉट है, अभी बहुत बच्चों को ये लगेगा ये आई नॉट और ये आई नॉट का वैल्यू सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आई नॉट है वो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट इज आई एल मैक्स, और यहां पे ये जो आई नॉट है वो आई सी मैक्स है। ओके, भले ही मैंने दोनों को सिंबल सेम दिया हुआ है। ओके, चाहिए तो मैं यहाँ पे आई नॉट एल लिख देता हूँ, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और यहाँ पे आई नॉट सी लिख देता हूँ, यानी पीक वैल्यू फॉर ओके द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, एंड दिस इज पीक वैल्यू फॉर द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। ये आपको आया समझ में? ओके, अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई नॉट एल कैन बी रिटन एज ई नॉट अपॉन एक्सएल कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो जो भी टोटल करंट रहेगा आई, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ओके, तो ये सर्किट को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये पॉइंट पे भी दिखाया तो भी चलेगा, वन एंड द सेम थिंग, लेकिन यहां पे करंट क्या होगा, वापस यूनाइट होगा, यानी आई एल और आई सी ये यूनाइट हो जाएंगे और आपको वापस करंट आई देंगे। तो आई इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, आई एल प्लस आई सी, या फिर आई सी प्लस आई एल। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, आई सी की जगह पे मैं डाल देता हूं ई नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी, और आई एल की जगह पे डाल देता हूं माइनस ई नॉट अपॉन एक्स एल कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब आप यहां से कॉमन टर्म ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी ले लो, आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। इज दिस क्लियर? यस। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट अस से, ये रिजल्ट को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इफ एक्सएल इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, एक्ससी। ओके, बोलने का मतलब क्या है, अगर एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू इक्वल हो गया तो ऐसे इसमें ओके हम लोग बोलेंगे 1 अपॉन एक्ससी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन एक्सएल। अगर ये दो इक्वल है तो ये दो भी क्या रहेंगे, इक्वल। इसका मतलब ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा और आपका आई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा। सो कह रहे से फॉर दिस कंडीशन योर आई बिकम्स आई मिनिमम दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब आपका आई मिनिमम अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ओके, आई मिनिमम 0 हो गया, यानी ये कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। अच्छा, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी अगर आप सॉल्व करते हो, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं, दैट इज अगेन आपको सेम मिलेगा, एक्सएल क्या है 2 पाई एफ एल विल बी इक्वल टू एक्ससी, एक्ससी इज व्हाट 1 अपॉन ओमेगा सी दैट इज 2 पाई एफ सी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। यू कैन से एफ इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ओके, सो एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, हम लोग बोलते हैं जो आपका करंट है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स मिनिमम। ये आपको आ रहा है समझ में? एंड व्हेन करंट बिकम्स मिनिमम और 0, ओके, वी से दिस इज द फ्रीक्वेंसी ओके विच इज एक्चुअली रिजेक्टेड, क्योंकि उसके करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग 0। ओके, मैं आपको इसका एक ग्राफ बना के बता देता हूं। सो लेट अस से दिस इज योर करंट आई और यहां पे वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इनिशियली हम लोग बोल रहे हैं जब फ्रीक्वेंसी 0 के पास है तब भी करंट क्या है, हम लोग बोल रहे हैं ओके करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं एक पॉइंट पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। ओके, यस, और यू कैन से दैट करंट विल बिकम मिनिमम। एक्चुअली ये 0 कभी नहीं होता है, इसके पीछे कारण ये है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा। ओके, तो भले आई का वैल्यू ओके ये जो प्योर सर्किट है थियोरेटिकली आई का वैल्यू 0 होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकली आई का वैल्यू कभी हम लोग 0 नहीं दिखाते हैं, आई का वैल्यू मिनिमम पे दिखाते हैं, वेरी क्लोज टू द 0 लाइन। ओके, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ओके दैट इज द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। अब इसके बाद जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे हम लोग, वापस क्या होता है, करंट का वैल्यू बढ़ने लगता है। तो पिछले टाइम आपको जो बेल कर्व आया था वो एक्सेप्टर सर्किट का था, अब जो आपको बेल कर्व मिल रहा है वो रिजेक्टर सर्किट का है। जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी ये पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ पहुंचता है, 0 से आप जब 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी की तरफ जाते हो, करंट का वैल्यू कम होने लगता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का वैल्यू 0 या मिनिमम हो जाएगा,
उसके बाद वापस करंट का वैल्यू क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ओके, अब इसको रिजेक्टर सर्किट क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। मैं चाहता हूं पेज नंबर 302 पे जाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ओके, द रेजोनेंस actually occurs when XL is equal to XC and the resonant frequency is 1/2 pi under root of LC. Let us say इसको FR बोल दिया। ओके, यस, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है ये आपका FR है, ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, सी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR is nothing but equal to 1/2 pi under root of LC। वहां पे आपने पाई लगाना है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में देखना है, जो FR का फॉर्मूला दिया है वो गलत दिया है, इट इज 1/2 pi under root of LC। यहां पे इंपिडेंस क्या है, इट इज मैक्सिमम एंड करंट इज व्हाट, मिनिमम। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर सेंट थ्रू पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ओके, इट ऑफर्स अ वेरी हाई इंपिडेंस टू द करंट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR। जब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हम लोग सेंड कर रहे हैं ये सर्किट में से, ओके, सिर्फ जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/2 pi under root of LC, उसके लिए ये सर्किट का इंपिडेंस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम मैक्सिमम। ओके, एंड करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल फॉल टू मिनिमम और जीरो। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, when alternating current of different frequencies are sent through parallel resonant circuit, it offers a very high impedance to the current of resonant frequency and rejects it but allows all the other current of other frequencies to pass। ओके, तो आई होप आप लोगों को एक्सेप्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है दैट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो मैंने ये एक्सेप्टर सर्किट का क्या किया है, ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्टर सर्किट के लिए जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था दैट वाज I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन Z, और एक्चुअली यहाँ पे Z क्या रहता है, मिनिमम। अब Z मिनिमम के लिए एक बेसिक कंडीशन ऐसी है कि वी से Z इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। आपका करंट मैक्सिमम कब होता है, जब Z मिनिमम है, और Z मिनिमम कब होता है, when XL is equal to XC। ओके, तो for Z minimum मैं बोलूंगा XL must be equal to XC, that is omega into L must be equal to 1/omega into C। अब मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो मुझे यहां पे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। therefore omega will be equal to what, 1/√of LC। Let us say this is your equation number 1। ये आपको ओमेगा मिला है, यहां तक क्लियर है। ओके, अब ये ओमेगा पे आपको Z मिनिमम मिल रहा है। ओके, Z मिनिमम यानी आपका करंट क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है I0 पे। ओके, तो ऐसे केस में ये जो है ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये जो पॉइंट मिल रहा है उसको मैंने क्या मार्क किया हुआ है, ओमेगा R। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, जब हम लोग बोलते हैं करंट मैक्सिमम है और ईएमएफ भी मैक्सिमम है, तो हम लोग बोलेंगे जो पावर रहेगा वो भी क्या रहेगा, मैक्सिमम। सो पी मैक्स विल बी इक्वल टू वॉट, E0 इंटू I0। दिस इज योर, लेट अस से ये आपका इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अभी इसके बाद आपको एक और बात समझनी है। ओके, इफ आई से कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, अब देखो जैसे जैसे आप यहां पे एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं या ओमेगा भी ले सकते हैं। जैसे जैसे ओमेगा 0 से बढ़ते जाता है, करंट का वैल्यू बढ़ते जाता है। ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा की जो है ना, उस पे करंट का वैल्यू बन जाता है 0.707 टाइम्स I0, और यू कैन से इट बिकम्स I0 अपॉन √2। सो वी से एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसीज प्लूरल भी हो सकता है, हम लोगों को पता नहीं है। ओके, यस, या तो एक वैल्यू हो सकती है या मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। ओके, वी विल से कि जो एक्चुअली हमारा करंट है वो बन जाएगा IRMS, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, I0 अपॉन √2। I0 अपॉन √2 यानी 0.707 टाइम्स I0। ये पॉइंट मैंने यहां पे प्लॉट कर लिया, और ये पॉइंट से मैंने क्या किया, जो हमारा बेल कर्व आ रहा है ना, उससे एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो यहां पे मेरे को 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं बेल कर्व पे, जहां पे करंट का वैल्यू क्या है, I0 अपॉन √2, और वो 2 पॉइंट्स को जब मैंने नीचे ले लिया ना, तो मुझे मिला है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। अब ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहले ओमेगा R इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
ओमेगा 1 and omega 2 are called as half power frequency. अभी आप पूछोगे सर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओके, बहुत ही सिंपल है. जब हम लोग बोलते हैं व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, आपका करंट जो है इट बिकम्स व्हाट? आई नॉट अपॉन रूट 2. तो ईएमएफ भी जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ई नॉट अपॉन रूट 2. तो आपकी जो एवरेज पावर रहेगी P, दैट विल बी E इंटू आई, दैट इज ई नॉट अपॉन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वैल्यूज अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलेगा ई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2, ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2. इतना जो पावर है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? डिसिपेट हो जाएगा. ये आपको आ रहा है समझ में? क्यों? तो हम लोग बोलेंगे वहां पे जो आपका इंपीडेंस है वो मिनिमम नहीं रहेगा. ओके, इंपीडेंस मिनिमम कौन से कंडीशन पे? ओमेगा आर के. ये क्लियर है? ओके, अब ओमेगा 1 एंड ओमेगा आर में जो डिफरेंस है ना उसको मैं बोलता हूं, लेट अस से इट इज डेल्टा ओमेगा. ओमेगा आर एंड ओमेगा 2 में भी जो डिफरेंस है उसको मैं बोल देता हूं डेल्टा ओमेगा. सो व्हाट आई विल से इज ओमेगा 1 इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? इट इज ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 2 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा. दोनों जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो इक्वल इंटरवल पे, लेकिन एक पहली वाली फ्रीक्वेंसी और एक ओमेगा आर के बाद वाली फ्रीक्वेंसी. ओके, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालूं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालूं, ओके, तो चाहिए तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस, ओके, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा. ओके, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ओमेगा आर कैंसिल हो जाएगा एंड डेल्टा ओमेगा माइनस ऑफ माइनस डेल्टा ओमेगा ये बन जाएगा आपका 2 डेल्टा ओमेगा. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो पहले ये जो है ये आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे से नोट कर लेना है. इसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट पे आएंगे जो हमारा मेन कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओके, कि जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, ओके, उसको हम लोग एक फैक्टर से डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ शार्पनेस, या जिसको क्वालिटी भी बोलते हैं. ओके, यस. तो जो क्वालिटी ऑफ शार्पनेस है, ओके, दैट क्यू इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओमेगा आर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दैट इज ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस डेल्टा ओमेगा. ये हो गया आपका क्यू. ओके, अब मैं चाहता हूं आप लोगों ने क्या करना है? आपके टेक्स्ट बुक्स ओपन करना है. सबसे पहले आपको पेज नंबर 302 पे जाना है. ओके, वहां पे दिया हुआ है, देखो. सपोज वी चूज अ वैल्यू फॉर ओमेगा फॉर विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बिकम्स 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट बिकम्स हाफ. ओके, और ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. ये आपको आया समझ में? ओके, उसके बाद हम लोग बोलते हैं द डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, एंड इट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ ऑफ सर्किट. तो ये जो हम लोगों ने निकाला हुआ है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंडविड्थ ऑफ सर्किट. ओके, यस. और उसके आगे उन्होंने क्यों डिफाइन किया हुआ है? ओके, द क्वांटिटी ओमेगा upon 2 delta omega is regarded as measure of sharpness, okay, of the resonance. यानी वो हमें ये बताता है, ये जो Q है वो हमें एक तरह से ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो रेजोनेंस कर्व है वो कितना शार्प है. जितना ज्यादा शार्प होगा हम लोग बोलेंगे जो हमारा एक्सेप्टर सर्किट है वो उतना ही ज्यादा सिलेक्टिव रहेगा. यानी वो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम करंट आएगा. ठीक है. एनीवे क्यू फैक्टर का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. ओके, सो पेज नंबर 303 पे देखना है. द क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट is defined as the ratio of the resonant frequency to the difference in the two frequencies taken on both sides of the resonant frequencies such that each frequency, okay, the current amplitude becomes what? 1 upon root 2 times the value at resonant frequencies. Okay, तो basically Q factor क्या है? Okay, Q factor हम लोग बोलते हैं it is defined as the ratio of the resonant angular frequency, okay, upon the bandwidth, and bandwidth is what? So it is difference between these two frequencies, okay, which are on
the either sides of what resonant frequency such that both particular frequencies give a value of current which is actually equal to 1 upon root 2 times the maximum value of current. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके और जो Q फैक्टर है हम लोग बोलते हैं इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. द लार्जर द वैल्यू ऑफ Q फैक्टर स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा. यानी हम लोग बोलते हैं Q जितना ज्यादा रहेगा ओके 2 डेल्टा ओमेगा क्या रहेगा? कम रहेगा. बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके ये तो पॉइंट पढ़ लिया हम लोग. द लार्जर द वैल्यू ऑफ Q फैक्टर स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा और बैंडविड्थ एंड शार्पर इज द पीक इन द करंट और द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज मोर सिलेक्टिव. ये भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था ओके कि जब Q का वैल्यू ज्यादा है तो हमारा जो ये ग्राफ है वो और ज्यादा क्या रहता है? शार्प रहता है. उसका पीक और ज्यादा क्या रहता है? डिस्टिंक्ट रहता है. यानी वो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा सर्किट है इट इज वेरी सिलेक्टिव. वेरी सिलेक्टिव यानी क्या? वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग बोलेंगे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा ये अगर आप ग्राफ देखोगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ओके सी द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर दैट ओमेगा 1. यहां पे हम लोग बोलते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए XL इज ग्रेटर देन XC. ये ध्यान में रखना है आपने. ओके यस और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ओके विल से XC इज ग्रेटर देन XL. ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो कंडीशन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या रहता है? हम लोग बोलते हैं XL एंड XC ये क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं. ऑन द लेफ्ट साइड ओके ओमेगा 1 के लिए हम लोग बोलते हैं XL इज ग्रेटर देन XC एंड ऑन द राइट साइड XC इज ग्रेटर देन XL. ये क्लियर है? उसके अलावा उन्होंने 3 ग्राफ दिए हुए ओके. पहला वाला ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसको बहुत ज्यादा पीक नहीं है. वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस R का वैल्यू है. अब रेजिस्टेंस यानी मैं इंपीडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं. यहां पे जो हम लोगों ने इक्वेशन में लिखा था ना Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. तो ये वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं. अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो ग्राफ है इट इज फॉर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओके विच इज नियरली इक्वल टू व्हाट 50 ओम. ओके सेकंड एक और ग्राफ दिया उन्होंने. वो ग्राफ का जो शार्पनेस है वो नीचे वाले ग्राफ से थोड़ा ज्यादा है लेकिन ऊपर वाले ग्राफ से कम है. ओके वो शार्पनेस किसके लिए है? तो हम लोग बोलते हैं इट इज फॉर मॉडरेट रेजिस्टेंस. यानी यहां पे R का जो वैल्यू है इट इज नियरली व्हाट 15 ओम के आसपास है. और जो लास्ट वाला वैल्यू है या लास्ट वाला जो ग्राफ है ओके तो हम लोग बोलते हैं इट इज फॉर लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. यानी ये जो मेन ग्राफ हम लोगों ने जो स्टडी किया है इट इज अ लो रेजिस्टेंस ग्राफ. ये ध्यान में रखना है आपने. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है. इसके बाद थ्योरी में आपका एक ही कंसेप्ट बाकी है, चोक कॉइल, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और चोक कॉइल के साथ ओके यस जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी हम लोग सॉल्व करके जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें ये टॉपिक क्लोज कर देंगे. ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपने क्या करना है, प्लीज मुझे ग्रुप पे पूछना है. ठीक है.